बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जी किताब के एतबार से, और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से। हमने कुछ बुनियादी बातें अब सीख ली हैं। मसलन हमने देख लिया है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफ़र। एक ऑफ़र को वैलिड होने के लिए उसके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे पहले था कि 2 पर्सन होने चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन भी मौजूद हो, कम्युनिकेट भी हुई हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट भी हो, कंडीशनल भी हो, और नेगेटिव कन्फर्मेशन ना हो। इस तरह की चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर हमने एक डिफरेंस को भी एवेल्यूएट किया था विच रिलेट्स टू ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। इस डिफरेंस को भी हमने देखा कि इसके दरमियान में क्या फ़र्क है। फिर हमने एक एक्सेप्टेंस की बात की। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? जब एक शख्स ने ऑफ़र करवाई तो दूसरे शख्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जिस तरह ऑफ़र के लिए वैलिड होना ज़रूरी था, इसी तरह एक्सेप्टेंस के अंदर भी वैलिडिटी होनी ज़रूरी थी। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस? हमने कहा एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, रीजनेबल, विद इन रीजनेबल टाइम, विद इन रीजनेबल मोड, अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। एक्सेप्टेंस से पहले आपको प्रपोजल कम्युनिकेट हो चुकी हो तो आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वैलिड है। अगर आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन पहले आ गई और आपको प्रपोजल बाद में पहुंचा तो फिर वो वाली प्रपोजल की एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं है। जैसे हमने कहा कि अगर हम ऐसे लिख दें एक ख़त एक शख्स को कि जी अगर आप ये घर 10 मिलियन का सेल करना चाहते हों तो मैं 10 मिलियन का परचेज करने के लिए तैयार हूं। आपने ये लेटर लिख दिया किसी एक डेट पर। इस डेट के बाद उस शख्स ने भी आपको ये लेटर लिखा कि मैं ये 10 मिलियन का घर सेल करना चाह रहा हूं, अगर आपने ख़रीदना है तो बता दें। अब बज़ाहिर तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लीगली फ्लॉ क्या है? एक्सेप्टेंस प्रपोजल के कम्युनिकेट होने से पहले हो गई है। पहले प्रपोजल कम्युनिकेट होगी, उसके बाद एक्सेप्टेंस। इस बात को लॉ कैसे कह रहा है? अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल। यानी आपके पास प्रपोजल आ चुकी हो फिर आप एक्सेप्ट करें तो वो काबिल कबूल है। तो सिनेरियो में एग्जामिनर आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। एक्सेप्टेंस की डेट पहले होगी और प्रपोजल की डेट उसके बाद आ रही होगी, तो फिर हम यही इसमें से ड्रॉबैक निकाल रहे होंगे बेसिकली। या अगर कोई उसके अंदर टाइम फ्रेम है कि आपके पास ये चीज़ है विद इन 3 डेज आप एक्सेप्ट कर लें अगर करना है तो, लेकिन आपने 4th डे पर एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, 3 डेज के बाद प्रपोजल क्या हो गई थी? लैप्स हो गई थी। नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं हो सकती। कन्फर्मेशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेगेटिव कन्फर्मेशन का क्या मतलब था कि हमने प्रपोजल में ही लिखा कि अगर आपने 3 दिन में इनकार ना किया तो इट इज़ एज्यूम्ड कि आपने ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है ना? तो नहीं, नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, इस तरह की बातों को कल हम काफ़ी डिटेल में कर गए थे। इसके बाद हम एक अहम बात पढ़ रहे थे कि व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट। किसकी कम्युनिकेशन? प्रपोजल की। फिर दूसरा किसकी कम्युनिकेशन? एक्सेप्टेंस की। अब इनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर हम देख रहे हैं। ठीक है ना? कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हुई है? प्रपोजल को कम्युनिकेट करना किसने है? प्रपोजर ने, ऑफरर ने। ठीक है ना? किसको कम्युनिकेट करना है? ऑफरी को। ठीक है ना? तो प्रपोजल कब कंप्लीट हो गई है, कब कम्युनिकेट हो गई है? तो हमने लिखा था व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। जिसको ये प्रपोजल दी गई है जब उसको कम्युनिकेट हो जाए तो इसका मतलब है प्रपोजल क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, कम्युनिकेट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। प्रपोजल कंप्लीट हो गई, एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही। अब एक्सेप्टेंस का कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गई है? तो कह रहे यार एक्सेप्टेंस के लिए 2 एंगल हैं। नंबर 1 प्रपोजर के एंगल से। क्या मतलब? जिसने इनिशिएट किया है कॉन्ट्रैक्ट को, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को
इनिशिएट किया है, और असल में उसने क्या करवाई थी, ऑफर करवाई थी, ठीक है ना। तो कहता है जनाब व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पार ऑफ द एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर जब एक्सेप्ट करके और अपने इख्तियार से बाहर उस इंफॉर्मेशन को कर दे। हम पोस्टल सिस्टम को ध्यान में रखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। हमने एक्सेप्टेंस का लेटर साइन करके और हमने कोरियर कंपनी को दे दिया। एक्सेप्टेंस लेटर साइन करके हमने अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। When it is put into the course of transmission to him so as to be out of par of the acceptor, एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया है उसके इख्तियार से बाहर चली जाए एक्सेप्टेंस, देन इसको हम क्या कह रहे हैं कि प्रपोजर के एंगल से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई, ठीक है ना। किसके एंगल से, प्रपोजर के एंगल। और यहीं से हमने इस नुक्ते को समझना है कि असल में अभी हम आगे सिनेरियो बना भी रहे हैं इससे रिलेटेड, यहीं से ये नुक्ता समझना है कि असल में प्रपोजर कब तक अपनी प्रपोजल को विड्रॉ कर सकता है। तो इस टाइम से पहले पहले विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि अब प्रपोजर के हाथ से गेम निकल गई है, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गई है। एक्सेप्टेंस के बाद तो प्रपोजर विड्रॉ नहीं कर सकता ना, अगर अब विड्रॉ करेगा तो फिर हम अगले चैप्टर में चल के पढ़ेंगे ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी एनफोर्सेबल बाई लॉ का अब काम शुरू हो जाएगा। फिर वो कहता है चलो जी ये तो इसके एंगल से हो गया। दूसरी पार्टी कौन थी, एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट करके पहले पॉकेट में रखा हुआ था, नहीं उसका कोई ताल्लुक नहीं, फिर उसने कोरियर कंपनी को दे दिया। ये प्रपोजर के एंगल से तो वैलिड है, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया है उसके कोर्ट से अभी बॉल नहीं गई है। जब तक ये लेटर ना पहुंच जाए किसके पास, प्रपोजर के पास, उससे पहले पहले ये अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। ये सिनेरियो कल हम डिटेल में देख कर गए थे, फिर हमने इसी में कहा कि चलें यहाँ ए एंड बी कर लें ताकि बात और थोड़ी क्लियर हो जाए। तो ये वही स्लाइड है, सारा कुछ वही लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ दो पार्टीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया। फिर इन्हीं दो पार्टीज़ को हमने करैक्टर बाकायदा असाइन कर दिया, डेट्स डाल दी। अब ये वो सवाल है जो एग्ज़ाम में आया, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ से कल स्टोरी बनाई, और उसने किस तरह की चीज़ें पूछी थी, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज़ कंप्लीट, when communication of acceptance is complete as against, अच्छा अगर एग्जामिनर कभी खाली लिख दे when communication of acceptance is complete, इसका मतलब है दो बातें लिख कर आनी है, प्रपोजर के एंगल से भी एक्सेप्टर के एंगल से, या वो डिफाइन करे कि किसके एंगल से पूछ रहा है, ए के एंगल से पूछ रहा है, बी के एंगल से पूछ रहा है। लेकिन अगर वो खाली पूछता है कि व्हेन इट इज़ कंप्लीट, तो फिर हमने दोनों का एंगल लिख कर आना है। अमूमन बच्चे एग्ज़ाम में इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं। वो कहते सर मैं बिल्कुल ठीक करके आया था, हाँ ठीक करके आए थे, लेकिन आप 50% मार्क्स के लिए तो फाइट कर रहे थे, क्योंकि आप तो आधा जवाब देकर आए हो। तो अगर वो आप सारा भी ठीक कर देते तो 50 मिलते। बात समझ आ रही है। फिर हमने इसको ड्रामेटाइज कर दिया ताकि हमारे जहन में ये बातें ज़रा आ जाए। हमने यहाँ डेट्स डाल दी थी, ये वही सवाल की डेट्स डली हुई हैं कि 15 जनवरी को लेटर लिखा और लेटर पहुँच गया किस तारीख को, 18 को, और उसने दोबारा उसका रिप्लाई लिखकर साइन करके कोरियर को दिया कब, 30 जनवरी को, और लेटर पहुँचा कब, 25 जनवरी। अच्छा जी, अब देखते हैं व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, 18 व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। अब ये फिक्रा भी तो लिखना है, सिर्फ लास्ट समझना तो मकसद नहीं है, उसको लिखना भी तो पड़ेगा ना।
अच्छा जी, दूसरा सवाल आ गया, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ए, when it is put to the transmission so that it is out of power of acceptance, यानी 20 तारीख। फिर तीसरी ऑप्शन आ गई, when communication of acceptance is complete as against B, when it comes to the knowledge of the person who has made the proposal। अच्छा, ये उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज बन गया, वही डेट हमने बतानी है कि कब कंप्लीट हुआ। फिर कुछ और छोटे छोटे से रूल्स जस्ट टू स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इस तरह के मीडियम से अगर कम्युनिकेशन हो रही हो, एक तो था ना डाक की कम्युनिकेशन, डाक की कम्युनिकेशन हमने पढ़ ली। A contract by telephone, telex, fax is treated as same principle as an oral agreement made between two parties when they are face to face with each other। तो कह रहा है यार हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में बात पढ़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, तो अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो जाहिर है लिखी तो नहीं जा रही, तो फिर ये क्या ट्रीट हो रही है, जैसे दो लोग फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं। In such case, the contract will complete only when the acceptance is received by proposer and not when it is transmitted by। अब यहाँ एक टेक्निकल बात की, कह रहे जी मैंने तो एक्सेप्टेंस बोल दी थी इसको टेलीफोन पे, कहते नहीं जी सिग्नल ड्रॉप थे, मुझे तो सुनी नहीं। तो लॉ कह रहे नहीं, ये अब इन हालात में कैसे देखेंगे, जब प्रपोजर ने वो बात उसको कम्युनिकेट हो गई है, क्योंकि दरमियान में कुछ सिग्नल ब्लॉक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो लॉ ने उसूल ये बनाया कि प्रपोजर के पास जब ये बात उसको कम्युनिकेट हुई है तो उसका, अच्छा अगर गौर करें तो वहाँ भी तो ऐसे ही था, जैसे अगर हम ये कहते, वो कहते जी मैंने तो खत डाल दिया था 20 जनवरी को, वो खत रास्ते में ही कहीं गुम हो गया, तो फिर भी तो यही रूल लगना था। अच्छा जी, the offeree must make sure that his acceptance is received, heard and understood by the offerer। वो कह रहा जी मैं सुन तो रहा था, पता नहीं डिस्टॉर्शन इतनी थी मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हो आप। तो कह रहे नहीं, इस बात को आप टेलीफोन पर आपस में क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, सुन लिया है, समझ आ गई है बात, तो फिर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। ये वैसे ही मैंने आपको ज़रा टेलेक्स और फैक्स, ये तो अब आपने तो देखी भी नहीं ना, ये मशीनें तो आपसे तो पहले पहले ये आकर ख़त्म हो गई हैं। फैक्स मशीन हुआ करती थी, टेलेक्स मशीन हुआ करती थी, खैर है नहीं हो। रेवोकेशन, एक लफ्ज़ लॉ क्या इस्तेमाल करता है, रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, विदड्रॉ कर लेना, किसी दी हुई ऑप्शन या ऑफर को विदड्रॉ कर लेना। रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसिलिंग। कोई आपने ऑफर दी, जैसे हम कह रहे थे कि जी उसने कहा जी विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, फिर वो कहते नहीं यार मैंने सोचा मैं घर नहीं बेच रहा, तो टेक्निकली लॉ की लैंग्वेज में क्या हो गई है, ऑफर रिवोक हो गई है, ठीक है ना। लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, ऑफर रिवोक हो गई है, यानी टेकिंग बैक हो गई है, या विड्रॉ कर ली गई है, या कैंसिल कर दी गई है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर का ये मतलब हुआ। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, इसका मतलब है दोनों चीजें रिवोक हो सकती हैं, ऑफर भी रिवोक हो सकती है और एक्सेप्टेंस किसने की हुई है, तो दूसरी पार्टी ने की हुई है। इसका मतलब है दोनों के पास कहीं लॉ में ये इख्तियार है, ऑफर देने के बाद रिवोक की जा सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा कब तक। बात समझ आ रही है, ऑफर देने के बाद रिवोक की जा सकती है, लेकिन इस सेक्शन में हम पढ़ क्या रहे हैं, कब तक। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against proposer, और वो हम पढ़ कर आए हैं क्या, when it reach to the person to whom it is made, ठीक है ना।
A proposal may be revoked at any time before the communication. No. Before the communication of acceptance. एक्सेप्टेंस तो कब कंप्लीट हुई थी? और एज अगेंस्ट प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई थी जब उसने उस लेटर को पोस्ट कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिस्टर ए अपनी ऑप्शन को विड्रॉ करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि नहीं यार, आई एम नॉट विलिंग टू परचेज, इसका टेक्निकल नाम क्या हुआ? रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तो ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकती है? 20 तारीख से पहले पहले। ठीक है ना, 20 तारीख से पहले पहले। और जब हम कोई रियल सिनेरियो देख रहे होंगे, अगर एग्जामिनर, अगरचे बिल्कुल अभी तक एग्जामिनर ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहा, वो डेट ही दे देता है, लेकिन रियल लाइफ में टाइम मैटर करेगा। मतलब आपने शाम को 3 बजे जाके कोरियर करवाया है, तो 2:59 तक ऑफर रिवोक की जा सकती थी। बात समझ आ रही है? क्योंकि असल तो पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस हो रहा है ना, वो तो पॉइंट एग्जाम में, क्योंकि ज़रा थ्योरेटिकल एनवायरनमेंट होता है तो टाइम गिवन नहीं है, तो फिर ऐसे है। लेकिन अगर वो सवाल ज़रा जैसा उसका स्टाइल शुरू हुआ है कि बारीकी में चला जाए, बात को लेकर 360 डिग्री पर चला जाए, तो फिर टाइम मैटर करेगा। डेट के साथ टाइम, मतलब मोर एक्यूरेट। वो कहता है जो घर से निकल गया है पोस्ट करने के लिए, नहीं, उसका घर से निकलना मैटर नहीं करता, उसके हाथ से लेटर का निकलना मैटर करता है। ये बात क्लैरिटी है ना हमें, कि जब लेटर, जब उसकी एक्सेप्टेंस उसके कंट्रोल से बाहर चली जाए, उससे पहले पहले प्रपोजर क्या कर सकता है? अपनी प्रपोजल को रिवोक कर सकता है, कैंसल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ दूसरी बात लिखी हुई है, acceptance may be revoked at any time. Acceptance before the communication of its acceptance is complete as against acceptor, as against acceptor, but not afterwards. क्या हुआ जी? अब किसका जिक्र हो रहा है? मिस्टर बी का जिक्र हो रहा है, एक्सेप्टर का जिक्र हो रहा है कि क्या एक दफ़ा एक्सेप्ट करने के बाद, लेटर पर साइन करने के बाद, लेटर पोस्ट करने के बाद भी ये उसको विड्रॉ कर सकता है? तो लॉ कह रहा है यस, किया जा सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन टू प्रपोजल। जब इस तक ये कम्युनिकेशन पहुंचे, उससे पहले पहले रिवोक किया जा सकता है। लेकिन उसूल क्या है? वो जो कल किसी बच्ची ने कोई बात मेरे ख्याल कही भी मुझे क्लास के आखिर में, हाँ, किसी बच्ची ने कहा कि सर वो लेटर क्यों लिखा था अगर बाद में फ़ोन कर सकते थे? ठीक है ना। अब यहाँ एक उसूल याद रखें, एक मेरी एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंच रहा है मिस्टर ए तक, एक मैं रिवोक करना चाह रहा हूं, रेवोकेशन का मैसेज पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है रेवोकेशन का मैसेज इसके पहुंचने से पहले पहले पहुंचना चाहिए, इस बंदे तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कोई ऐसा मींस यूज करना पड़ेगा कि जो इससे ज्यादा स्पीडी हो और ये इंफॉर्मेशन इससे पहले इस तक पहुंचाई जाए कि यार अगरचे मैंने लेटर साइन करके दे दिया है, लेकिन आई वॉन्ट टू रिवोक माई acceptance, I want to withdraw my acceptance, I want to cancel my acceptance, but the message of revocation should must reach before communication of acceptance, otherwise acceptance हो चुकी होगी। and once acceptance हो गई है, अब आपके पास कोई इख्तियार नहीं रहा है। अब आपके पास अगर इख्तियार है, आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर हम लॉ में इसको क्या कहेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने मुआहिदा तोड़ा है, तो जब मुआहिदा तोड़ा है तो फिर वो
इन्फोर्सेबिलिटी वाली शिक्स अप्लाई होना शुरू होंगी ना, अदरवाइज तो आप किसी भी वक्त अपनी कॉन्ट्रैक्ट से हट जाएंगे, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा होगा ही नहीं। इसलिए लॉ बड़ा रिफाइन करके दोनों लोगों का इख्तियार बता रहा है कि क्या से कब तक ये बंदा अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है, कब तक वो बंदा अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इस बंदे की ऑफर में सारे एसेंशियल्स ऑफ ऑफर मौजूद होने चाहिए, इस बंदे की एक्सेप्टेंस में सारे एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस होने चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू है। मसलन अगर पहुंच तो गई है एक्सेप्टेंस, लेकिन उसमें वो वाली एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस का कोई फ्लॉ मौजूद है, तो इस एक्सेप्टेंस का कोई एतबार नहीं है। अगर इस बंदे की ऑफर में एसेंशियल्स ऑफ ऑफर में कहीं फ्लॉ मौजूद है, फिर इसकी ऑफर का कोई एतबार नहीं है। देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड देयर मस्ट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, फिर रेवोकेशन की बात हो रही है, उसमें इख्तियार क्रिएट हो रहा है। बात समझ आ रही है? जी बेटा आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी जो रीजनेबल मॉड है आप उसके ज़रिए से रेवोकेशन कर सकते हैं। तो बात समझ आई जी? पिछला सारा नॉलेज लिंक हो गया। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर रेवोकेशन का इख्तियार शुरू हुआ है। और अगर ये कंप्लीट हो गया है काम, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, 25 जनवरी गुजर गया है, हम 26 जनवरी को बैठकर कोई बात करें या ये कर रहा है या वो कर रहा है, अब कौन सा उसूल लगेगा? अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसूल लगेगा। अगले चैप्टर में चल के पढ़ेंगे इसको। अच्छा जनाब, ये बात समझ आ गई? बात रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये वही बातें लिखी हुई हैं, ज़रा सिर्फ रिपीट किया गया ताकि जहन में आपके मुख्तलिफ स्टाइल से ये बात फिट हो जाए। ओके, ये सब वो ये आपका केस स्टडी आ गया, ये पास्ट एग्जाम का एक सवाल आ गया, लेकिन हमने इतना कंप्रीहेंसिवली कर लिया हुआ है कि ये सारी चीज़ें अब खुद से हो जाएंगी। लेकिन इसको मैंने फिर इसको ड्रामेटाइज उन डेट्स के साथ दोबारा किया हुआ है ताकि आपको जहन में फ़ौरन आ जाए। बिल्कुल सेम सिनेरियो है, सेम बातें चल रही हैं। अच्छा जी, नाउ मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल कैसे रिवोक की जा सकती है? सेक्शन 6। सेक्शंस हम किसे कह रहे हैं? हेडिंग्स को कह रहे हैं, ठीक है ना। जब लॉ बनता है, जैसे अगर हम कोई बात लिखें तो उसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिख दें, ऐसे ही लॉ जब अपनी बातें करता है तो उनको सेक्शंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग वे: by communication of notice of revocation by proposer to other party. It may be oral, it may be written, क्योंकि ऑफर भी oral और written हो सकती है, ये भी ऐसे ही हो सकती है। पहला तरीका हो गया। सेकंड आ गया by lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance। पहले यहाँ रुकते हैं। कोई प्रपोजल के अंदर कोई डेट टाइम मेंशन था कि जनाब आप 15 जून 2023 टिल 5 PM तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बस जैसे ही 5:01 हुआ तो क्या हो गई? ऑफर लैप्स हो गई, एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई, ठीक है ना। या लिखा हुआ अगर ऐसा कोई टाइम नहीं लिखा हुआ था, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मैंने कहा यार आपने बाइक ख़रीदनी है, मैं 50,000 की बेच रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ।
अब एक तो था, वो कहता अच्छा यार फिर ऐसा करो शाम 5 बजे तक मुझे बता दो, फिर तो कौन सी कैटेगरी बन गई, पहले वाली कैटेगरी बन गई, व्हेन द टाइम इज प्रेस्क्राइब। तो 5:01 पर ऑफर लैप्स हो गई। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा सोच के बताता हूं, उन्होंने कहा चलो यार अच्छा सोच लो। अब कब लैप्स हुई? तो लॉ क्या कह रहा है, लॉ इसको डिफाइन नहीं कर रहा, क्वांटिफाई नहीं कर रहा कि जी अगर टाइम मेंशन नहीं होगा तो हमेशा 3 दिन तस्वुर होगा, ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है कि उस सिनेरियो में जो रीजनेबल टाइम होगा। अब रीजनेबल टाइम उस ट्रेड के नॉर्म्स को, उस ट्रांजैक्शन की नोयत को देख के डिफाइन होगा। मैंने पहले भी आपको लेक्चर के दरमियान ये बात कही थी, आप एक करेंसी डीलर के पास गए, हमने कहा यार डॉलर किस तरह दे रहे हो, उसने कहा जी 280 का। मैंने कहा अच्छा मैं ज़रा सोच लूँ। आप क्यू से पीछे हो गए, बाकी लोग आ गए, आपने थोड़ी देर अपना कोई हिसाब सूब लगाया, 2-3 मिनट गुजरे, आपने कहा यार मुझे $1000 दे दो। उन्होंने कहा सर वो तो डॉलर का रेट तो चेंज हो गया हुआ है, आपको नहीं पता आजकल हुकूमत पाकिस्तान में किस तरह की है, डॉलर तो बड़े तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो तो अब 285 रुपये का हो गया। कह अभी तो आपने मुझे ऑफर करवाई है। नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस, रीजनेबल टाइम, वहां तो रीजनेबल टाइम कितना था, सेकंड्स में था। ने रेट बताया, आपने कहा हाँ जी दे दो, ये यही टाइम था, क्योंकि ये तो फ्लक्चुएटिंग ट्रांजैक्शन है ना, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, डॉलर्स की ट्रांजैक्शन और इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शन, और कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें रीजनेबल टाइम 1 दिन 2 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है जब रीजनेबल टाइम, पहली बात हमें खुद समझ आएगी दो पार्टीज को, क्योंकि हम भी तो इंसान ही होंगे ना, रैशनल लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, रीजनेबल हमारे अंदर इखलाकियात होगी, तो हमें खुद ही समझ आ रही होगी। अच्छा अगर हमें समझ नहीं आ रही तो फिर हम लड़ाई करके कहाँ जाएंगे, अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो जो जज होगा ही विल डिफाइन व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इन दिस सिनेरियो, ही विल डिसाइड व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इन दिस सिनेरियो। ठीक होगी ना बात। अब इन चीज़ों से बचने के लिए जब कोई अच्छा लेजिस्लेटर लॉ लिखेगा, कोई अच्छा बंदा आपका कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करेगा, तो इनको एक लफ्ज़ में बोलने लगा हूं, इन चीज़ों को सब्जेक्टिव नहीं रहने देगा। सब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि एक दूसरे के अंदाजों पर, बल्कि इनको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर लिया जाए। जैसे ये पहली बात हो रही थी कि भाई ठीक है आप 15 जून 2023 शाम 5 बजे तक डिसाइड कर लो। अब देखें जरा कैसे विड्रॉ करेंगे तो कैसे एम्बिग्विटी क्रिएट होनी शुरू होगी। आपने कहा यार आप 15 जून तक कर लो, इसका मतलब है अब रात 12 बजे तक की बात होगी। सब्जेक्टिविटी थोड़ी सी ऐड हो गई, लेकिन अभी भी नहीं हुई, कम से कम एक डिफाइंड टाइमलाइन है। आपने कहा यार अच्छा आप 2-4 दिन में सोच लो, सब्जेक्टिविटी और ऐड हो गई। उन्होंने कहा अच्छा मैं सोच के बताता हूं। उसने कहा ठीक है, अब 2-4 दिन भी नहीं बोले, और सब्जेक्टिविटी ऐड हो गई। बात समझ आ रही है? जैसे लॉ में सब्जेक्टिविटी ऐड होती जाएगी, लॉ उतना ही खराब होता जाएगा, फिर दूसरा बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। फिर जब हम इंसान ही कानून बना रहे हैं ना, तो कोई भी कानून हो उसके अंदर कहीं ना कहीं गलतियां मौजूद होती हैं, और वो कई सालों से, बाद दफ़ा 50-50 साल से चल रहा होता है, और वो गलतियां हाईलाइट नहीं हुई होती। फिर कभी सिनेरियो क्रिएट होता है, पता चलता है हो यार ये हम क्या कर रहे थे, ये तो बड़ा काम खराब है, नहीं यार इसमें नया कानून बनाए। जैसे अभी आजकल ये जो सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो वाला मसला है, ये 70-75 साल से कानून ऐसे ही है ना, बल्कि ये तो अंग्रेज़ों के दौर का कानून। जब से पाकिस्तान इंडिया अलग अलग हुए ना, सेम कानून उधर भी है, सेम इधर भी है। इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब से इंडिया बना है आज तक 2 सुओ मोटो लिए हैं।
और हमारे चीफ साहब रोजाना के 2 सुओ मोटो लेते हैं। अब जो बिल पेश हो रहा है, हम इसे पॉलिटिकली गुफ्तगू नहीं कर रहे, हम लॉ को क्वांटिफाई करने की बात कर रहे हैं। अब लॉ को एक गलती का पता चला तो उसने कहा नहीं यार, इसको क्वांटिफाई कर दें कि ये वाला काम करना कैसे। इख्तियार नहीं ख़त्म कर रहे, उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि कोई ख़राबी हो रही है कहीं, तो 22 करोड़ की आवाम का मामला एक आदमी तो नहीं हैंडल कर सकता कि मुझे ठीक लग रहा है या मुझे गलत लग रहा है। पहले ऐसे ही एक कानून में ये शिक हमने उधर रखी हुई थी प्रेसिडेंट के पास, एक शख्स को हमने इख्तियार दे रखा था, ये 60-65 साल दिए रखा कि अगर सदर पाकिस्तान को अचानक ख्याल आए ना बैठे बैठे कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, तो वो अगले 1 सेकंड में हुकूमत की छुट्टी करा दें। और ये ख्याल 4-5 दफ़ा रात को 2 बजे 2:15 बजे सदर पाकिस्तान को आया करता था। ठीक है, 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में आया, सारी कौम सोई पड़ी है, लोग सोए पड़े हैं, सदर साहब को रात को 2:15 बजे ख्याल आया कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही, और कहा ऐसी की तैसी हुकूमत टूट गई। अच्छा जी, ये आईने पाकिस्तान की शिक थी 58-2 भी, फिर दोबारा ऐसे हुआ, फिर तिबारा ऐसे हुआ, 4 दफ़ा जब ये काम हो गया तो सियासतदानों को ख्याल आया कि यार हम पागल हैं कि एक आदमी रात, अच्छा 4 दफ़ा ही ना रात को ही टूटी असम्बली, कि एक बंदे को रात को ख्याल आता है, पता नहीं को ख्वाब आता है, कोई बशारत होती है, क्या मसला है, तो उन्होंने कहा ऐसी की तहसीस का ये इख्तियार ही ख़त्म करो। वो इख्तियार ख़त्म कर दिया। अब जब इंसान है ना, जब कुछ काम करने लगता है तो फिर बहुत सारे इख्तियार ख़त्म कर देता है। अब इफेक्टिवली प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं। उसके बाद 2 काम है प्रेसिडेंट के, किसी मुल्क का सदर आ रहा हो उसे एयरपोर्ट से रिसीव कर ले, जा रहा हो तो उसे जाती दफ़ा छोड़े, बस, इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं है। अब यही वाला काम पिछले 10 सालों से चीफ की शक्ल में हो रहा था, अब ये अमेंडमेंट आना शुरू हो गई। इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, ठीक है ना। तो लॉ को क्या करने की ज़रूरत है, लॉ को देखने की ज़रूरत है। जैसे ना आप देखते हैं, जब अभी हमारे मुल्क में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब भी अपॉइंटमेंट का मामला करीब आता है तो मुल्क में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कानून गलत है। बिल्कुल ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ करती थी, बिल्कुल 100% ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ करती थी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के टाइम पर। तो फिर ख्याल आया कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, कानून को अमेंड कर दिया गया कि नहीं, एक जज जाएगा तो जो सीनियर मोस्ट होगा बाय डिफॉल्ट वही आ सकता है, किसी का इख्तियार नहीं है कि कोई और आएगा। स्ट्रीमलाइन हो गया। अब आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होगा चीफ कौन आएगा, कौन जा रहा है, कब आएगा, किसको लगाना, क्यों? उससे पहले ये मामला सेटल हो गया। ऐसे ही अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कानून चेंज कर दें कि जो भी सिटिंग जर्नल में से जो सीनियर मोस्ट होगा ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चीफ, तो ये सारे मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि लॉ जितना बेहतर ड्राफ्ट करेंगे कल को उसकी एप्लीकेशन उतनी बेहतर शुरू हो जाएगी। तो चले, मुल्की कवानीन तो हम नहीं ड्राफ्ट कर रहे, आपस के एग्रीमेंट तो हमने ड्राफ्ट करने हैं ना, तो इट शुड बी सब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, इट शुड बी ऑब्जेक्टिवली रिटन। तो यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि वैसे तो आप पहला काम आपको समझाया जा रहा है कि क्या करें, डेट टाइम डिफाइन कर लें ताकि रोला ही ना हो, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन सा उसूल लगेगा, रीजनेबल वाला लगेगा। तीसरी बात, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेड फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। वो कहते हैं अगर कोई बड़ी बुनियादी शर्त लगा रखी हो, मेन कोर शर्त लगी हुई हो, और उसको फुलफिल ना किया जाए तो फिर भी ऑफर क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर ये थोड़ी सी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, एक था मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, उस पर हमने कहा था कि अगर उसके मुताबिक नहीं हुई तो नोटिफाई करेंगे हम। जैसे
हमने कहा जी आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे, आपने फिजिकल जमा करा दिया। ठीक है, एक है कि कोई ऐसी कंडीशन जो बुनियादी शर्त है उसकी, तो फिर अगर आप वो शर्त नहीं मान रहे तो आपको पता है एक्सेप्टेंस कैसे होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। अच्छा जी आगे चलिए, नेक्स्ट आ गया जी, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर। अब ये बड़ी अहम बात है, कहते एक शख्स ने ऑफर करवाई, विल यू परचेज माई हाउस, और इसके दरमियान में मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। तो कहते हैं कि अब ऑफर का क्या स्टेटस है। वो कहते हैं अगर तो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले पहले इस बंदे की डेथ हो जाती है और डेथ की ये न्यूज़ मिस्टर बी के पास पहुंच जाती है एक्सेप्ट करने से पहले, तो अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। ना सिर्फ इसकी डेथ हो गई है, ऑफर की भी डेथ हो गई है। नहीं, डेथ का इल्म हुआ, डेथ की खबर पहुंच गई, तो इसका मतलब है बस ऑफर खत्म हो गई, ऑफर लैप्स हो गई। लेकिन अब जरा सुने, उस तक खबर नहीं पहुंची, या पहले हम आसान केस बनाते हैं, उसने एक्सेप्ट किया था कब, 6, ये दूसरा सवाल है ना, 6 सितंबर को, डेथ हुई है 7 सितंबर को, अभी इस तक नहीं पहुंची डेट, इसको तो इसका कब पहुंची है 8 को, 7 तारीख को डेथ हो गई है। अब क्या उसूल है, अब क्या उसूल है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कौन फुलफिल करेगा, लीगल हेयर्स फुलफिल करेंगे, उसके वुरसा फुलफिल करेंगे। बड़ा बारीक नुक्ता है, देख लें इसको, समझ लें अच्छी तरह। एक है कि डेथ की खबर 6 सितंबर एक्सेप्टेंस करने से पहले पहुंच गई है, अब नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। खबर नहीं पहुंची, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लीगल हेयर्स यानी वुरसा जिम्मेदार होंगे, उसको अदालत में जाएंगे, हमारे हक में फैसला आएगा, जज आपका वाकिफ होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, यही बात यहां लिखी हुई है, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द पर्सन। इंसेन का क्या मतलब है, पागल हो जाना, यानी ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाना, किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाना, कोई मेंटल डिजीज़ ऐसी लग जाए जिससे वो इंसेनिटी के उसमें आ जाए, तो फिर भी जो ऑफ़र है वो क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। लेकिन यहाँ भी वही उसूल है कि एक्सेप्ट करने से पहले डेथ की या इंसेनिटी की खबर पहुँच गई है। By death or insanity of the proposer, if the fact of his death or insanity come to the knowledge of acceptor before acceptance. An offer is also terminated by non-acceptance or rejection by offering. Reject कर दे, इनकार कर दे या accept ना करे तो reasonable time के बाद खुद ही क्या हो जाएगी, lapse हो जाएगी। An offer is also terminated by counter offer. ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप काउंटर ऑफर दे देते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफर होती है वो क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। An offer once accepted become contract and cannot be revoked. अब रिवोक करेंगे तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। उसमें क्या हो सकता है, क्या करना है, वो आगे जब हम चैप्टर पर पहुंचेंगे तो फिर बात समझ आएगी। तो चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। हमारा टेस्ट डे कौन सा, ट्यूसडे। इसका मतलब है इस ट्यूसडे को हमारा चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट हो रहा होगा। अब आपके पास कल हम आएंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे, जो वर्कबुक है
वर्कबुक लेकर आएं कल अपनी साथ, इसमें से हम एक मरतबा आप चीज़ों को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर आप इस वर्कबुक को और ये 2 पेजेस को एक मरतबा अच्छी तरह याद कर लेंगे, और जब एक दफ़ा याद कर लेंगे तो फिर आइंदा ये मैक्सिमम, ये तो हाफ पेज है, हर चैप्टर मैक्सिमम 1 पेज पे पढ़ा हुआ करेगा और वहाँ से आप उसको रिवाइज कर लिया करेंगे, ठीक है ना। हमेशा लॉ की तैयारी करते हुए आपने सिनेरियो जहन में लाने की कोशिश करनी है। मसलन अभी हम पढ़ रहे थे तो मैं ऐसे ही सोचना था कि अच्छा यार कब डेथ की खबर आई तो यहाँ फॉल कर जाएंगे और कब के बाद आई तो कहाँ फॉल कर जाएंगे। एग्ज़ाम इसी चीज़ का नाम है, इसी तरह सिनेरियो बनते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि हर टेस्ट में आपको एक नया सवाल नज़र आएगा, बल्कि आपको एकदम फीलिंग आएगी कि अच्छा ये बात ऐसे भी पूछी जा सकती थी, सर ने पहले तो ऐसे नहीं बताई। तभी तो हमें अनसीन चीज़ें अटेम्प्ट करने की आदत पड़ेगी ना, तभी तो अटेम्प्ट करने की आदत पड़ेगी। हाँ ये ज़रूर है कि आपकी पिच सेट हो जाएगी अगर आप इस वर्कबुक को कर रहे हो, आपकी पिच सेट हो जाएगी अगर आप हर सिनेरियो जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है या हर फ्लो चार्ट जो मैंने क्रिएट किया है वहाँ से आपकी सोच ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी सिनेरियो बेस। ये जो 2 चैप्टर की वो भी तो मैंने नोट्स दिए ना आपको, उनसे ये सलाहियत नहीं पैदा होगी। उनसे क्या सलाहियत पैदा होगी? जो स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे 25-30 नंबर के, उनका आंसर देना, उनके सेंटेंसेस मिल जाएंगे, वो रट्टा लग जाएगा। बात समझ आ रही है? दूसरी बात, टेस्ट कंपल्सरी होगा, ऑप्शनल नहीं होगा। आपको पता है टेस्ट डे में सुबह शायद 8 बजे से, आपको टाइम मेंशन हो गया होगा, या शायद 9 बजे से, आजकल वैसे 8 से ही होगा डेफिनेटली। 8 बजे से लेकर कोई एक टाइम बताओगा कि शायद लेट्स अज्यूम, मैं ऐसे मुहावरतन कह रहा हूँ, 4 बजे तक। आप दिन में किसी भी वक्त राइस के ऊपर टेस्टिंग रूम में चले जाएंगे, वहाँ टेस्ट पड़ा होगा, वहाँ ही बैठकर आप सॉल्व करेंगे, वहीं सबमिट कर देंगे, वहीं से एक अटेंडेंस लगेगी हमारी। जब आप टेस्ट देकर वापस आएंगे, ट्यूसडे हमारा, तो वेंसडे को बाहर फीस के अलावा टेस्ट का फिल्टर भी लगा हुआ होगा। जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया होगा वो क्लास अटेंड नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल हम पहले टेस्ट पर इस उसूल को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप पैसे खर्च करके इस एक्टिविटी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और इसके लिए कम से कम इस पैसे का हलाल होने का तरीका मेरे लिए भी और आपके लिए भी वो ये है कि हम इस अटेम्प्ट में पास हो जाए। पास आप जब ही होंगे जब पढ़ेंगे, या मेरे पास कोई दम दरूद कराने हैं, मतलब मौलवी जाहिद के पास तो नहीं है ना ये तो पक्का पता है ना आपको। तो इसका मतलब है हमने सबने मिलकर एफर्ट लगानी है, और ये फ्रॉम डे फर्स्ट लगानी शुरू करनी है। जी बेटा, नहीं, बेसिकली होगा क्या, जब भी कोई सिनेरियो क्रिएट होगा ना, तो कोई एक पार्टी चाह रही होगी कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, उसकी फेवर में होगा ना। यानी कॉन्ट्रैक्ट कब टूटता है? जब किसी एक बंदे की फेवर में हो कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, ठीक है। अब 2 लोगों के वकील कोर्ट में होंगे, उधर वाला वकील ये नुक्ता खुद ही उठाएगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा, ये तो ऑफर ही ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल ये बात वैलिड है। इसका मतलब है हम दोनों पार्टीज को ख्याल रखना है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, पहले वैलिड ऑफर मौजूद हो, पहले वैलिड एक्सेप्टेंस मौजूद हो, फिर और भी, अभी तो लॉ शुरू हुआ है ना, और बहुत सारी चीज़ें आगे हमने देखनी है, ठीक है ना। कंसिडरेशन कैसे है, बाकी चीज़ें कैसे, उन सारी बातों का ख्याल रख कर हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए तो हमें पढ़ाया जा रहा है। जी बेटा, अभी ना आगे चलेंगे, मेरे ख्याल 3rd चैप्टर में ही आ जाएगी ये बात शायद, कि पर्सन की जो फिजिकल कंडीशन है उसका क्या एतबार है। एक है डिजीज होना,
बीमार है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, इस तरह की डिजीज़ हैं, तो लॉ कहता है इसका कोई वो नहीं है, बीमार है, हर आदमी बीमार है। उसने ऑफर करवाई, उसने एक्सेप्ट कर ली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बंदे की डेथ हो गई, तो लीगल हेयर्स जो है वो जिम्मेदार है। किस बीमारी का देखना है? मेंटल डिजीज का। लॉ ने ये अगले चैप्टर की बात है, लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब इसलिए दे रहा हूँ, अभी आपने नया नया मेरे पास पढ़ना शुरू किया है, मैंने जवाब ना दिया तो आपने कहना पता नहीं सर कोई नहीं आता, ठीक है ना, तो इसलिए इसको एड्रेस करो, वरना इसका असल जवाब है कि अभी अगले चैप्टर में आ रही है बात। मेंटल डिजीज में देखना है कि जिस वक्त वो एक्सेप्ट कर रहा था या ऑफर करवा रहा था, उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, सिर्फ उस वक्त, उससे पहले क्या थी, उसके बाद क्या हो गई, ये भी नहीं देखना। यानी खुदा ना खास्ता कोई शख्स है, उसे ऐसी मेंटल डिजीज है, उसे कोई दौरे पड़ जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है, आम आदमी बन जाता है, और खुदा ना खास्ता जब उसे दौरा पड़ता है बिल्कुल एक पागल इंसान होता है। तो बस लॉ कह रहा है कि कहीं ये ऑफर या एक्सेप्टेंस उस दौरे के दरमियान तो नहीं हुई। आज समझ आ रही? अगर वो उसमें सेंसेस में था तो बिल्कुल ठीक है, बाद में जो मर्जी होता रहे, पहले जो मर्जी होता रहे, सिर्फ एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग और एक्सेप्टिंग हमने उसकी मेंटल हेल्थ देखनी। ये आगे चैप्टर में डिटेल आ रही होगी इंशाल्लाह। तो आपने तवज्जो मेरी हटवा दी। मैं कह रहा था कि टेस्ट हर हालत में हमने सबने देना है, ठीक है ना, इसीलिए हमने उस टाइमिंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। तो अब उसमें हमारे पास कोई वो नहीं होगा, मेजर करने की गेज नहीं होगी कि नहीं सर ये मसला था ना, ये हो गया ये। अब एक बच्चे को लग रहा था यार मेरी तो बड़ी जेन्युइन बात थी। अब अगर ऐसे 100 बच्चों की जेन्युइननेस हम अगले दिन लेक्चर में आके देखेंगे तो फिर तो पूरा लेक्चर इसमें गुजर जाएगा। इसलिए ये डिसाइडेड है कि आपने टेस्ट देना है तो अगले दिन की क्लास में आपने एंटर होना है। अभी हम ये नहीं कह रहे आप पास ज़रूर होंगे, पास हो ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले ये रिदम हमने तोड़ना है कि बच्चा समझता है ये टेस्ट एक एडिशनल फीचर है, मैं दे दूं तब भी ठीक है, ना दे दूं तब भी ठीक है। नहीं नहीं, ये एसेंशियल फीचर है, एडिशनल फीचर नहीं है पास होने के लिए। कल मुलाकात होगी, वर्कबुक आप कल साथ लेकर आएंगे।